से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12 से फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन विक्रम सर्स क्लासेस। आई हाईली obliged to you guys who has given me such overwhelming response and demanded for the videos on class 12th accountancy. On the demand of you guys, I am introducing my second video for class 12th class students. This video is basically based on chapter 1 not for profit organizations. The all material for the video is taken from the books of accountancy published by Sri Radhe publication and APC publication. I hope you will like this video and that will work for me as a great motivation to give continuously videos on the further topics. Thanks and regards, Vikram Sir's classes. मोबाइल नंबर है 9671925624। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग सीख पाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाया जाता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ द अकाउंट्स ऑल्सो। इसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट स्टेप है, जब भी आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम जो फॉलो करेंगे वो है टेक द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड। In the case there is a bank overdraft as the beginning of year, enter the same on the credit side of the account. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि जो कैश और बैंक के बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, हम उनको जो कि रिसिप्ट और पेमेंट के डेबिट में लिखे होते हैं, और हमारे पास यदि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बिगिनिंग में तो हम उसको इस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। Second step will be show the total amounts of all receipts on its debit side irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to past, current or future periods. yes, जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो सब हम इसके डेबिट में लिख देंगे, इस बात को इग्नोर करते हुए कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, या वो पास्ट से रिलेटेड है, वो करंट से रिलेटेड है, या नेक्स्ट ईयर से या फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि एक कैश बेसिस पर बनाया जाता है और एक कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। स्टेप नंबर 3 है शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल पेमेंट्स ऑन इट्स क्रेडिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, एंड वेदर दे परटेन टू पास्ट, करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। और इसी तरीके से जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनको भी हम इसके क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे फ्यूचर की हो, या वो कैपिटल नेचर की हो, या वो रेवेन्यू नेचर की हो। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। फोर्थ पॉइंट है नन ऑफ द रिसीवेबल इनकम एंड पेएबल एक्सपेंसेस टू बी एंटर्ड इन दिस अकाउंट। नन ऑफ द रिसीवेबल मीन्स विच इज accrued, एंड पेएबल एक्सपेंसेस मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस is to be entered in this account. इसमें हम रिकॉर्ड करके नहीं चलेंगे, as they do not involve inflow or outflow of cash. In other words, receipts and payment account does not show any non-cash items like depreciation, outstanding expenses, accrued incomes, etc. तो इनको भी हम इसमें रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं, क्योंकि ये कैश जो है जनरली कैश आउटफ्लो इनफ्लो को नहीं शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड एंटर द सेम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक। इन केस however the total of credit side is more than that of the total of debit side,
शो द डिफरेंस ऑन द डेबिट एज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्लोज द अकाउंट। इट इज़ द सिमिलर एज द फर्स्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए मेरे पास कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं तो उनको हम क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस करके शो कर देंगे, और अगर हमारे पास बैलेंस बचता है क्रेडिट तो हम उसको डेबिट में शो कर देंगे एज ओवरड्राफ्ट के नाम से। चलिए अब हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट है हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का वो क्या है, किस तरीके से फॉर्मेट डिस्कस किया जाएगा। इस फॉर्मेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डेबिट में आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो क्रेडिट में आते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहली बात बता दूं कि फॉर द ईयर एंडिंग बनता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड दूसरी क्रेडिट साइड। ये टी शेप में बनाया जाता है, टी शेप में बनता है। इसके डेबिट साइड में हम जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो सब लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो। और इसके क्रेडिट साइड में हम वो सारी पेमेंट लिख देते हैं जो चाहे डेबिट नेचर की हो, जो चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो। इज इट ओके? चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेबिट साइड। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट ए बैंक। मैंने आपको जब इसके स्टेप्स डिस्कस किए तो बताया था कि अगर कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है तो इसके डेबिट में लिखेंगे, और साइमल्टेनियसली यदि क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में एट द एंड लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है टू सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। देखिए सब्सक्रिप्शन होता क्या है, पहले तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं कि आप लोगों को कोई मैगजीन सब्सक्राइब करानी है, सपोज करिए न्यूज़ एंड इवेंट्स मैगजीन आप लोग सब्सक्राइब करवा लेते हैं, तो उस मैगजीन का जो एनुअल या मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेड करते हैं आप कंपनी को, तो वो उसके लिए क्या बन जाती है, उसकी एक रेगुलर नेचर की इनकम, क्योंकि वो उसको बार बार मिलेगी इस प्रकार के सब्सक्रिप्शन से। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो मेंबर्स वर्किंग होते हैं वो जब इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो वो मेंबरशिप उनकी अगर जैसे ही वो उसको ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए एक पार्टिकुलर फीस मंथली या ईयरली वो पेड करते हैं जो उनको हर साल पेड करनी होती है। तो इस प्रकार से ये उनकी एक इनकम बन जाती है। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर जो है बेसिकली क्या है, एक रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है, और इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड है टू जर्नल डोनेशन। देखिए डोनेशन जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक डोनेशन जो कि जर्नल है वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है, तो ऐसी इनकम नॉर्मली एक एनपीओ को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है, इसलिए हम इसको सेम उसी तरीके से दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो बिजनेस को कभी कभार मिलता है। तो जो डोनेशन बिजनेस को कभी कभार मिले तो इसका मतलब वो किस प्रकार की इनकम मानी जाएगी, उसकी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। चलिए लेटर ऑन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी जनरल डोनेशन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये बिजनेस में जो एनपीओ है उनको एक रेगुलर नेचर की इनकम होती है, रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, अनटिल अनलेस इट इज नॉट स्टेटेड दैट इट विल बी कैपिटलाइज्ड। तो हम इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर की इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, वेस्ट पेपर एटसेट्रा। आपको पता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल हैं, वेस्ट हैं, वो हर साल एक प्रकार से निकलते रहते हैं, और उनको बेचकर एनपीओ कुछ इनकम कम आता है, और ऐसी इनकम उसके लिए एक प्रकार की रेगुलर नेचर की इनकम बन जाती है। तो उसको हम रेवेन्यू नेचर की इनकम मानते हुए, रिसिप्ट मानते हुए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये भी बिजनेस की एक रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, इसको हम एनपीओ में जो है इनकम साइड में दिखा के चलेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक। अगर बैंक में हमने जो पैसा जमा करा रखा है उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से निकालकर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन जर्नल इन्वेस्टमेंट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट जर्नल नेचर के कर रखे हैं तो उसके ऊपर जितनी भी इनकम होती हैं वो हमारी रेगुलर बेसिस मानी जाती हैं, और उसको हम इनकम साइड में दिखाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। लॉकर्स, रेंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें पता है जो एनपीओ जो होते हैं वो एक प्रकार से सोशल सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो लोकल रेंट या रेंट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को
वो भी उसकी एक रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है, और उसको हम कहाँ दिखा के चलते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट चलिए, टू सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड, ये सब क्या है, हमारी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है, और इसको हम कहाँ लेकर चलते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। नेक्स्ट है मेरे पास लीगेसी एंड टू लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लीगेसी क्या होती है, बेसिकली लीगेसी का मतलब होता है ए काइंड ऑफ विल, वसीयतनामा। जब कोई व्यक्ति मरने के नज़दीक हो और उसका कोई वारिस ना हो, तो वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर सकता है, और इस प्रकार से चैरिटेबल ट्रस्ट को मिली हुई जो संपत्ति है वो एक प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट बन जाती है। उसको हम डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देते हैं, कैपिटल फंड में। हमने बताया था कैपिटल फंड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स, बट दे जनरली नॉट यूज द कैपिटल वर्ड इन द एनपीओ, दे यूज्ड एज कैपिटल फंड। और इसी प्रकार से जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम के लिए अपनी मेंबरशिप फीस पेड करना पसंद करते हैं, और इस प्रकार की फीस क्योंकि उस मेंबर से उनको केवल एक ही बार मिलेगी एनपीओ को, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, और कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, या अलग से बैलेंस शीट में भी हम इसको दिखा सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। नेक्स्ट है टू स्पेसिफिक डोनेशन और डोनेशन फॉर जिम। मैंने अभी बताया था डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये कौन सा डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन। और जितने भी स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं बेसिकली वो कहाँ लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड्स। कौन सी बैलेंस शीट में, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो या तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा, प्रॉफिट, या किससे क्या निकलेगा, लॉस। या सिंपल दिया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जितने के इन्वेस्टमेंट हमने बेचे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में उतने के इन्वेस्टमेंट हम डिक्रीज कर देते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का भी सेम ट्रीटमेंट होता है। रिसिप्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, एड टू स्पेसिफिक फंड और द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जितना भी हमारे पास स्पेसिफिक फंड होते हैं उसके ऊपर जो भी रिसिप्ट मिलती है वो सब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेकर चलते हैं। साथ ही साथ यदि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिले तो वो भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्पेसिफिक फंड में ऐड करके चलते हैं। चलिए ये हुई इसकी डेबिट साइड। अब बात करेंगे हम इसकी क्रेडिट साइड के बारे में। देखिए लिखा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। मैंने आपको बताया था यदि कैश और बैंक का बैलेंस है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, तो वो रिसीट और पेमेंट के किस साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, राइट। चलिए नेक्स्ट है वेजेज एंड सैलरीज। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग के लिए हमें एम्प्लॉयज तो रखने ही होते हैं, क्योंकि एनपीओ बेशक से प्रॉफिट ना कमाए लेकिन वर्किंग करने के लिए उसको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट तो रहती है, और उनको रेगुलर वो सैलरी भी पेड करता है। तो इसलिए ये वेजेज एंड सैलरीज एक प्रकार का हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। बशर्ते कि जितने भी एलिमेंट्स ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, या कुछ और एलिमेंट जो हम नीचे तक पढ़ेंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक प्रकार से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और उनको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लाइक म्यूनिसिपल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, चैरिटी, कन्वीनियंस चार्जेस, न्यूज़पेपर। इसके अलावा बाय कन्वीनियंस चार्जेस, न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, मैगजीन एंड हेल्थ जर्नल्स एटसेट्रा। ये जितने भी एलिमेंट हमने पढ़े यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वेजेज एंड सैलरी से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, और उनको कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट से, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखे जाएंगे। चलिए कुछ और आइटम बचे हैं, परचेज ऑफ एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, ये सब क्या है, हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। इनको हम कहाँ ले जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर है बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, 9% डिवेंचर इन XYZ लिमिटेड, ये भी हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की
एसेट साइड में। बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्या है हमारा बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस है, और ये हमारे किसको शो करेंगे, एसेट्स को शो करेंगे। तो ये भी कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर लिखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू बी सोल्व आउट एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया है हमारे पास कैश और बैंक का, कहाँ लिखेंगे बेटा इसको बताइए जरा जल्दी से, यस जरा जल्दी करिए, कहाँ लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, वेरी गुड, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का। मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस ईयर हो या करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं करता, सिर्फ पैसा अगर रिसीव्ड हुआ है तो हम उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखकर चलते हैं। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, बताइए किस प्रकार का डोनेशन है ये, दिस विल बी कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये कहाँ जाएगा, दिस विल बी गोज टू द बैलेंस शीट, है ना, और ये रिसिप्ट है तो हम इसको रिसिप्ट साइड में लिख के चलेंगे। एंट्रेंस फीस, ये भी रिसिप्ट हुई है तो इसको भी रिसिप्ट साइड में लिख के चलेंगे। वेजेज एंड सैलरीज, ये खर्चा है हमारा, एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम पेमेंट साइड में लिख कर चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास लाइफ मेंबरशिप फीस, ये मुझे मिलती है, एनपीओ को रिसीव करता है इस पैसे को, तो ये उसकी रिसिप्ट मानी जाएगी, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। लॉकर्स रेंट भी जो है उसको प्राप्त होगा, रिसीव्ड होगा, तो ये भी हमारा रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के। ईयरली जर्नल्स, ये क्या होते हैं हमारे बेसिकली ईयरली जर्नल्स, इनके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं इनका, तो अगर इनके ऊपर पैसा खर्च हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर पेमेंट में लिखा जाएगा, और अगर इनसे पैसा मिला है तो ये बेसिकली रिसिप्ट में लिखा जाएगा। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप इसको रिसिप्ट मानकर रिसिप्ट साइड में दिखा सकते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट, ये एक हमारा एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है कैपिटल नेचर का, तो ये पेमेंट है तो इसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। स्टेशनरी 11,500 रुपये की ये खर्चे होते हैं एनपीओ के लिए, तो इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट के। इनकम इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको भी हम पेड करते हैं तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे, पेमेंट साइड में जाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट के। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी पेड किए जाते हैं तो ये भी कहाँ लिखे जाएंगे, पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। फर्नीचर परचेज, ये भी पेमेंट हुई है फर्नीचर को खरीदने के लिए, ये कहाँ जाएगी, ये भी पेमेंट साइड में लिखी जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इससे पैसा आता है तो ये कहाँ जाएगा हमारा बेसिकली रिसिप्ट साइड में। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ये हमें मिलता है जो हमारा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर, तो इसको हम रिसिप्ट मान के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको पेमेंट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड के नाम से शो करके चलेंगे, और डेबिट साइड को जोड़कर क्रेडिट साइड को घटा देंगे, यानी रिसिप्ट को जोड़कर पेमेंट को घटा देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो किस चीज़ का बैलेंस बचेगा, बैंक का बैलेंस बचेगा, तो उसको लिख देंगे कैश एट बैंक। अगर वो बैलेंस जो है पेमेंट साइड ज़्यादा बचता है, पेमेंट साइड जैसे रिसिप्ट साइड घटाने पर पेमेंट साइड ज़्यादा आती है तो उसको कहेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और उसको कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन कैश एट बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप्स प्रिपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्टेप्स हम किस तरीके से जो है इसको बनाते कैसे हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोरोली। सबसे पहले देखिए जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो जरूरी है कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट थोरोली आप उसको पढ़ें, उनके आइटम्स को एनालाइज करें, कि उनमें आइटम्स को एनालाइज करने का मतलब है कि ये टिक करें पेंसिल से पेन से कि कौन से एलिमेंट कैपिटल नेचर के हैं, कौन से रिवेन्यू नेचर के हैं, कौन से प्रीवियस ईयर के हैं, कौन से करंट ईयर के हैं और कौन से नेक्स्ट ईयर के हैं। क्योंकि जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा तो हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि इसके अंदर केवल हम करंट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं और रिवेन्यू नेचर के ही आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो पेमेंट्स हो चाहे वो रिसिप्ट्स हो। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, रिसिप्ट और पेमेंट को बहुत थोरोली पढ़ना है और क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से रिवेन्यू नेचर के आइटम है, कौन से कैपिटल नेचर के आइटम है, कौन से प्रीवियस ईयर के हैं, कौन से करंट ईयर के हैं और कौन से नेक्स्ट ईयर के हैं। चलिए सेकंड पॉइंट है एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नोट एज इनकम। हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और कैश
इन हैंड और कैश एट बैंक बैलेंस को छोड़ देंगे, क्योंकि ये एसेट्स होती हैं तो इनको पार्टिकुलरली एसेट साइड में लिखा जाता है, तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3 है एक्सक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। और जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था कि कौन से कैपिटल नेचर के हैं, कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं, तो उनमें से केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो बाकी जो कैपिटल नेचर के आइटम्स बच गए उनका क्या करेंगे, दे विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। हम उनको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, या तो एसेट साइड लिखेंगे या पेमेंट साइड लिखेंगे, सॉरी लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अगर हमारी वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं तो हम उनको लायबिलिटीज में लिख देंगे, और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो उनको एसेट साइड में लिख देंगे। पॉइंट नंबर 4 है कंसिडर ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सम ऑफ दीज नीड्स टू बी एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटिंग टू द preceding and succeeding periods and including the amounts relating to the current year not yet received, that is accrued incomes। देखिए इसका मतलब है कि कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी भी होती हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाएंगी, लेकिन उनके साथ साथ हमें उनमें कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती हैं। एडजस्टमेंट हो सकती हैं ओपनिंग से या क्लोजिंग से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड से रिलेटेड, एक्रूड या अनएक्रूड से रिलेटेड। तो वो क्योंकि ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता किस बेस पर है, एक्रूअल बेसिस पर, तो इसमें हम चाहे ट्रांजैक्शन का पैसा मिला हो, चाहे मिलने वाला हो, या वो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, पेड हो या पेएबल हो, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करके चलते हैं, बशर्ते कि वो कैसे नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द income and expenditure account with due adjustments as per the additional information provided relating to the outstanding and prepaid expenses। And 6th point is consider the following items not appearing in the receipt and payment account that need to be recorded in income and expenditure account for determining the surplus or deficit for the current year, that is depreciation of fixed assets, provision for doubtful debts if required, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। क्योंकि इनको हम कहाँ नहीं लिखते, इनको हम रिसिप्ट और पेमेंट में लिखते, लेकिन हमें सरप्लस या डेफिसिट यदि निकालना है तो इनका ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि इसके 2 साइड होती हैं, वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रीपेड इन द टी शेप, और इसकी भी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट साइड से। तो इसमें जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ये इसकी एक्सपेंडिचर साइड है, और जितने भी इनकम होती है वो सारी हम इनकम साइड में लिखते हैं, जो कि रेवेन्यू नेचर की होती हैं, ये इसकी इनकम साइड है। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास इसके फॉर्मेट में, ये इसकी डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड है। टू चैरिटीज, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फंड। चैरिटीज एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है हमारा, हम इसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यदि टूर्नामेंट फंड नहीं है तो यहाँ लिखे जाएंगे, और यदि टूर्नामेंट फंड गिवन है तो ये स्पेसिफिक फंड होगा, तो उसमें से जो इसके खर्चे हैं उनको घटा देंगे, और अगर टूर्नामेंट फंड ज़्यादा बचता है तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो उस यहीं पर एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। टू सैलरीज एंड वेजेस, कंज्यूमेबल आइटम्स, रेंट रेट टैक्सेस, पोस्टेज स्टैम्प्स, कोरियर चार्जेस, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेवेलियन, ग्रास सीड्स एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स डिस्ट्रॉयड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, जर्नल एक्सपेंसेस, ये सब हमारे क्या हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, इसलिए उसको हम कहाँ लेकर चलते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इसके अंदर टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस, लेस चैरिटी शो रिसिप्ट्स। अगर हमारी रिसिप्ट ज़्यादा हैं तो हम उसको इनकम में दिखा देंगे, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उसको एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। टू कन्वीनियंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है एक प्रकार की पेमेंट जो हम किसी आर्टिस्ट को या लेक्चरर को पेड करते हैं, कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक लेक्चर देने के लिए हमने उसको बुलाया है, या किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप हमने लगवाई है और वहाँ पर कोई पर्सन आया है तो उसको एक सम्मान स्वरूप, उसके रेम्यूनरेशन के फल स्वरूप हम ये पेड करते हैं, तो ये हमारा खर्चा होता है, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख कर चलते हैं। फिर नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन पेड इन फॉर पीरियोडिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके लिए यदि हम कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेड करते हैं तो भी हमारा खर्चा है,
क्योंकि वो हम कंज्यूमर्स के लिए करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए करते हैं, ताकि उनको न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियडिकल्स मिल सकें रीड करने के लिए किसी प्रकार के क्लब के अंदर। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा, इसको भी हम यहाँ लेकर चलेंगे। टू ऑडिट फीस, ट्यूशन फीस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर, रिन्यूअल्स, एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सब क्या है हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमने इनको डेबिट साइड में लिख कर रखा है। अब चलते हैं इसकी क्रेडिट साइड की तरफ, देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या है हमारे पास। अगर हम बात करें तो हमारे पास है बाय इंटरेस्ट और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही लिखा जाएगा। बाय फीस ऑन और प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स एक्सेट्रा, ये सब हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाती हैं, इसलिए हम इनको जो है अपने इनकम साइड में लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। बाय मिसलेनियस रिसीट, बाय लोकल रेंट, बाय होल रेंट, हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड मैगजीन, ओल्ड पीरियडिकल, ये सब हम बेचने पर हमें जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए हम उसको इनकम साइड में लिख कर चलते हैं। इसके अलावा मेरे पास क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड, ये रेकरिंग नेचर की होती है नॉर्मली, इसलिए हम इसको यहाँ इनकम साइड में लिखते हैं, जैसे सब्सिडी एक्सेट्रा। सेल ऑफ फूड स्टफ, अगर परचेज ऑफ फूड स्टफ हो तो उसको माइनस करके लिखते हैं। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स, रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी, सो लेस, अगर एक्सपेंसेस हैं तो माइनस करके लिख देंगे, अगर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखिए, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड होती है उसमें आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें से रेवेन्यू नेचर के आइटम इसके क्रेडिट में लिखे जाते हैं, और जितने भी एलिमेंट उस रिसिप्ट और पेमेंट के पेमेंट साइड में होते हैं, क्योंकि वो हमारे खर्चे होते हैं, तो उसमें से कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को छोड़कर जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर बच गए उनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिख कर चलते हैं, डेबिट साइड में लिख कर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक छोटी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ। क्वेश्चन का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है, हमने क्या बनाना है इसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी हेल्प से, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये दे रखा है इसकी हेल्प से। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, इसमें ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, इनके आधार पर हमें क्या बना के चलेंगे, एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ लिखा बाय बैलेंस, पता है ये कैश का बैलेंस होता है, और ये लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो आपको पता है ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो ये तो बैलेंस शीट के आइटम है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है रेवेन्यू नेचर की, तो ये हम इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख के चलेंगे। एंट्रेंस फीस भी, इसमें 1000 रुपये की इनकम कैपिटल नेचर की है तो कितने रुपये लिख देंगे, 2000 रुपये लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम ही हम कहाँ पर लिख के चलते हैं, बेसिकली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को हम इनकम साइड में लिखते हैं, बाकी कैपिटल नेचर के आइटम्स को हम यहाँ छोड़ देंगे। डोनेशन जो है वो 750 रुपये मिला, ये जनरल डोनेशन है तो इनकम में आ जाएगा। रेंट ऑफ हॉल है, ये भी इनकम साइड में लिखा जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2018-19 है तो ये भी हमारा कहाँ लिखा जाएगा, बेसिकली इनकम साइड में लिखा जाएगा। इधर से बाय सैलरी है, ये खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रेंट पेड ऑन 30/9/2019 फॉर 12 मंथ, तो 30/9 से हमने पेड किए हैं और खाते बंद होते हैं 31 मार्च को, तो ये 3 महीने का एडवांस है, 3 महीने का इसमें से एडवांस लेस कर देंगे और बाकी बचा हुआ हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, और जो एडवांस आएगा उसे प्रीपेड का नाम देते हुए क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है एक प्रकार का एक्सपेंडिचर में, टैक्सेस खर्चे हैं एक्सपेंडिचर में, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है एक्सपेंडिचर में, सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा है एक्सपेंडिचर में जाएगा। बुक्स ये हमारी एसेट्स होती हैं तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। 9% फिक्स डिपॉजिट ऑन 1/4/2019 ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। और इसका जो इंटरेस्ट होगा 9% 1/4/2019 को हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब है क्लोजिंग में ही इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। तो उसका इंटरेस्ट जो होगा वो अगले साल हम उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हमारे बेसिस हैं, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट है। वैसे तो मैं इन दोनों के मीनिंग और प्रिपरेशन का तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंस के बेसिस पे समझें तो पहला बेस है नेचर। तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो है एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि ये सरप्लस और डेफिसिट बताता है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि ये बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ये क्योंकि कैश बुक की एक प्रकार से समरी होती है, रिसिप्ट और पेमेंट्स को शो करता है, इसलिए ये रियल अकाउंट होता है नेचर के अंदर। नेचर ऑफ आइटम्स, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, इसमें दोनों ही प्रकार के आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों चाहे वो कैपिटल नेचर के हों। पीरियड, आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेट ओनली द करंट ईयर, वेयर एज आइटम्स in receipt and payment account relate to the current year, previous year or next year. You can say preceding year or succeeding years also we are showing in this receipt and payment account. Basis of accounting, it is prepared on the accrual basis, it is prepared on the cash basis. नेक्स्ट है मेरे पास क्रेडिट साइड, जो हमारी क्रेडिट साइड होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, वो प्रॉफिट्स को शो करती है, और इसकी क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट्स को शो करती है। डेप्रीशिएशन, it includes depreciation as an expenditure since income and expenditure account is a nominal account। और जो इसमें इनकम रिसिप्ट और पेमेंट में हम एक्सपेंडिचर जो है डेप्रीशिएशन को लिख के नहीं चलते क्योंकि इससे कोई कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता। ओपनिंग बैलेंसेज, इनके कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होते, इनके ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक के बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट को दिखाया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस, इनके क्लोजिंग बैलेंस में सरप्लस या डेफिसिट आता है। इनका क्लोजिंग बैलेंस से हमें क्या बताएगा, बेसिकली कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमें बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, and after the subscription please like and share also. At the end, I always told you that commerce plays a significant role in the economic development of a country, so get ready to get the commercial skills, commercial knowledge, because you have opted commerce as a stream, as a subject. So in the next class we will discuss about the major income sources of NPOs, etc. Thanks and regards. If you have any query, please WhatsApp me at 9671925624. Vikram Search Classes, PGT Commerce. Thank you very much.